नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहानी तो शुरू होती है 2000 से, मगर तब यूपी में जुर्म की सूरत थोड़ी अलग थी, क्योंकि तब जुर्म और सियासत ऐसे घुला मिला था कि नेता और क्रिमिनल को साथ साथ देखना मानो रोजमर्रा की बात हो। लिहाजा कहानी शुरू करते हैं 2008 से और चलते हैं 2020 तक, क्योंकि 2020 में विकास दुबे की कहानी लगभग खत्म ही हो जाएगी। तो इन 12 सालों में जब आप फ्रेम दर फ्रेम विकास दुबे को देखेंगे तो राजनीति, अपराध और पुलिस तीनों की तिकड़ी की दास्तान बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तस्वीर में बुराई नहीं है। बड़े और सम्मानीय लोगों के आगे पीछे दाएं बाएं खड़े होकर कोई भी फ्रेम में घुस सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि विकास दुबे भी ऐसे ही इन सब फ्रेम में घुस गया। पर दिमाग काम करना तब बंद कर देता है जब ये सोचता हूं कि जिसके सर पर 150 मुकदमे हैं, कायदे से जिसे खुद पुलिस से दूर भागना चाहिए, वही गुंडा उन्हीं पुलिस वालों के सुरक्षा घेरे में घुसकर इन बड़े और सम्मानीय नेताओं के आगे पीछे दाएं बाएं खड़े होकर कैसे और इतना रिस्क लेकर ऐसे फोटो फ्रेम में आने का उसे क्या फायदा? तो है जनाब, भरपूर फायदा है। अगर ये नेताओं के आगे पीछे न होता तो शर्तिया यूपी के टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में इसका नाम होता, जबकि ये टॉप 50 में भी नहीं। अगर ये नेताओं के इर्द गिर्द न होता तो एनकाउंटर की लिस्ट में शर्तिया इसका नाम सबसे ऊपर होता। मगर एनकाउंटर तो छोड़िए, 150 मुकदमे सर पर होने के बावजूद इसका नाम तो अपने इलाके के ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में भी नहीं। यूपी के सत्ता में बैठे चाहे वो नेता हो, IAS अफसर, IPS, लोकल पुलिस, हर जगह विकास दुबे की घुसपैठ है। बदनसीबी देखिए कि यूपी के जिस स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को अब विकास दुबे को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, उस STF तक में विकास दुबे के हमदर्द बैठे हैं। बात 2008 की है, तब मायावती यूपी के मुख्यमंत्री थी और विक्रम सिंह यूपी के पुलिस महानिदेशक। मायावती के कहने पर तब यूपी पुलिस ने राज्य भर के छटे हुए बदमाशों की एक लिस्ट बनाई थी। बाद में इसी लिस्ट के हिसाब से उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। कमाल देखिए, उस वक्त भी यानी 2008 में विकास दुबे के सर पर 43 मुकदमे थे। कत्ल की कोशिश, जबरन वसूली समेत तमाम संगीन जुर्म उसके नाम थे। पर इसके बावजूद न तो विकास दुबे का नाम इस लिस्ट में था और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि मायावती विकास दुबे को सिर्फ जानती ही नहीं थी बल्कि उसे तो नाम से पुकारती थी। बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाय नेम बाय फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं। बाद में सत्ता बदली पर विकास दुबे की खुशनसीबी नहीं बदली। ठसक सपा राज्य में भी कायम। लखनऊ में सत्ता के गलियारों के फोटो फ्रेम में अब भी वो मौजूद था। इस फ्रेम में तब यूपी की कैबिनेट मंत्री अरुणा कोरी के साथ विकास दुबे नजर आया था। पत्नी के चुनावी पोस्टर में साइकिल ऐसी चिपकाई कि मजाल क्या जो पुलिस की जीप रास्ते में आ जाए। हाथी और साइकिल की सवारी के बाद यूपी में कमल खिला, पर विकास दुबे का चेहरा तब भी नहीं मुरझाया। योगी सरकार के आते ही खुद मुख्यमंत्री योगी ने बदमाशों के नाम खुली चेतावनी जारी की, सुधर जाओ या यूपी छोड़ दो। उसी दौरान राज्य भर के बदमाशों के खिलाफ बाकायदा अभियान भी चलाया गया। चुन चुन कर बदमाशों को ठोका गया। पर 2008 के 43 मुकदमों से तरक्की करते करते 125 मुकदमे पार करने के बाद भी विकास दुबे यूपी पुलिस को खतरनाक बदमाश नहीं लगा। यही वजह है कि 2017 में इसी अभियान के दौरान यूपी STF ने विकास दुबे को गिरफ्तार तो किया, मगर लखनऊ के कृष्णानगर थाने में मामूली मारपीट के इल्जाम में, जबकि उसके जुर्म का बही खाता तो कानपुर में खुला हुआ था। दरअसल अंदर की खबर यह थी कि विकास दुबे को एनकाउंटर से बचाने के लिए ही मामूली लड़ाई झगड़े के मामले में पकड़कर कुछ दिनों के लिए अंदर कर दिया गया था। यानी तब STF ने उस पर मेहरबानी ही की थी। इस मेहरबानी को जरा तसल्ली से समझिए। महीने भर पहले तक कानपुर के एक SSP हुआ करते थे, जिनका STF में एक लंबा कार्यकाल रहा है। इन्हीं SSP साहब ने चौबेपुर थाने में विनय कुमार तिवारी को दरोगा बनाकर भेजा था। ये वही विनय कुमार तिवारी जिन पर विकास दुबे के साथ सांठगांठ और 2 जुलाई को हुए पुलिस ऑपरेशन की मुखबिरी का इल्जाम है। कानपुर के वो SSP साहब एक बार फिर से STF में पहुंच गए, उसी STF में जिसे विकास दुबे को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी साल भर पहले ही यानी 2019 में योगी सरकार ने हर जिला पुलिस को अपने अपने जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाने को कहा था।
इसके लिए पैमाना ये था कि जिस किसी के भी सर 6 से ज्यादा मुकदमे होंगे उसका नाम इस सूची में शामिल। पर कमाल देखिए, 150 मुकदमे वाला विकास दुबे, उसके भाई और कजन अतुल दुबे, दीपू दुबे और संजय दुबे का नाम इस लिस्ट में शामिल ही नहीं था। इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ये तो सबने देखा, मगर कानून इतना अंधा हो सकता है, यकीन नहीं होता। योगी सरकार के ऑपरेशन क्लीन के दौरान पूरे प्रदेश में दनादन एनकाउंटर की शुरुआत हुई। आनंद देव ने भी कानपुर में ताबड़तोड़ मुठभेड़ें की। कहते हैं कि उन्होंने 160 से ज्यादा एनकाउंटर किए, ज्यादातर लोगों को पैरों में गोली मारी, लेकिन विकास दुबे को खरोंच तक नहीं आए। या यूं कहें कि बिकरू गांव तक आते आते एनकाउंटर की ये फहरिस्त खत्म हो गई। नेताओं और पुलिस की मेहरबानी से जुर्म के धंधे में लगातार विकास करते रहे विकास दुबे की पहुंच का एक नमूना और देखिए। 4 महीने पहले चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी और विकास दुबे के रिश्तों को लेकर सीओ देवेंद्र मिश्र ने जो खत एसएसपी के नाम लिखा था, अब उस खत से ही पूरा पुलिस महकमा पल्ला झाड़ रहा है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु कह रहे हैं कि उन्हें सीओ साहब की एक चिट्ठी कभी मिली ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सीओ ने ये चिट्ठी भेजी ही नहीं तो फिर लिखी क्यों? सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र के इस एनकाउंटर में शहीद होने के बाद खुद उनके साढ़ू कमलनाथ दुबे ने उनकी डायरी से इस चिट्ठी को हासिल होने की बात कही थी और इसे मीडिया वालों से साझा किया था। ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, एनकाउंटर के दौरान बिकरू गांव की बिजली काटे जाने को लेकर भी अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। छानबीन में पता चला कि एनकाउंटर से ऐन पहले विकास दुबे को फायदा पहुंचाने और पुलिस टीम को मुसीबत में डालने के लिए चौबेपुर थाने से ही लाइनमैन को फोन कर बिजली काटने को कहा गया था। लेकिन अब खुद पुलिस बिजली कटवाए जाने की उस हरकत की नई थ्योरी पेश कर रही है। एसएसपी की माने तो चौबेपुर थाने के दरोगा विनय तिवारी ने लाइनमैन को फोन कर बिजली कटवाई जरूर थी, पर ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस टीम को अंधेरे का फायदा मिल सके। पूछताछ में ये पता चला कि इसलिए बिजली काटने की उन्होंने फोन किया है ताकि वहाँ पे जो लाइट की रोशनी में बदमाश पुलिस को देख के मार रहे थे। तो पहले ये लोग दबिश में गए थे 1 बजे के आसपास, तब लाइट की रोशनी पे ही पुलिस वालों को टारगेट बना के मार रहे थे। इसलिए दोबारा पुलिस वाले टारगेट ना बन जाए, इसलिए वहाँ की लोकल एसओ के द्वारा फोन करके बताया गया है कि वहाँ पे बिजली काटने के लिए। यानी हैरानी की बात है कि पुलिस अब उसी बात पर भरोसा कर रही है जो विनय तिवारी कह रहा है। विनय तिवारी ये वही दरोगा है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने विकास दुबे की मदद की थी। हालांकि विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है और अब एसटीएफ उससे पूछताछ भी करेगी, लेकिन पुलिस की इस सोच पर हैरानी होती है। बाकी आप समझदार हैं इसलिए समझ गए होंगे कि अब इस पूछताछ में क्या निकलेगा, क्योंकि मामला पूरी यूपी पुलिस की साख का है। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वही तस्वीरें हैं फरीदाबाद के उस होटल की जहां पर विकास दुबे छिपा हुआ था, जिसके साथ 2 और लोग थे। प्रभात जो लगातार उसके साथ उस दिन के बाद से है। और यहां पर देखिए एक ऑटो भी आकर रुकता है। नीली टी शर्ट पहने हुए जो शख्स आपको अभी नजर आएगा वो विकास दुबे है, ऐसा प्रभात और अंकुर दोनों ने बताया है। प्रभात वो शख्स है जो लगातार विकास दुबे के साथ है और जिसने सेक्टर 87 में उसको पनाह दी थी। और उसके बाद अंकुर वो शख्स है जो कि सेक्टर 87 से विकास दुबे को लेकर फरीदाबाद के इस होटल में पहुंचा था। बहुत सारी सीसीटीवी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इन सीसीटीवी के आधार पर ही, इस फुटेज के आधार पर ही पुलिस अब आगे की तफ्तीश कर रही है। और अंकुर और प्रभात दोनों ने यह बात बताई है कि नीली टी शर्ट पहने हुए हैं विकास दुबे, पहली बात। दूसरा, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। अंदर रिसेप्शन एरिया में भी एक तस्वीर सामने नजर आती है। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है इसी मामले को लेकर, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अधिकारी।
शुरू करें। दो और 3 जुलाई की मध्य रात्रि में थाना चौबेपुर कानपुर नगर में जब पुलिस पार्टी एक केस के सिलसिले में दबिश देने गई थी, वहाँ पे पुलिस पार्टी पे अटैक करके स्थानीय गांव के लोगों ने, जिसमें कि विकास दुबे प्रमुख अभियुक्त था, हमारे पुलिस के 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उस घटना में 8 जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको कर्तव्य की बलवेदी पे आहुति देनी पड़ी तथा अन्य 6 लोग घायल हुए। उसके तत्काल बाद उस दिन सुबह ही एक साहसिक मुठभेड़ में 2 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पुलिस के द्वारा पुलिस से लूटी गई एक ग्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असला बरामद हुआ था। उसी क्रम में उस घटना का में नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे, गांव निवासी बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, जो कि मीडिया ग्रुप में भी शेयर किए गए हैं। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे जी नहीं, इसमें श्यामू वाजपेयी पे 50,000 का इनाम है, जहान पे नहीं। हाँ, जहान यादव नेम्ड है, नहीं, संजू दुबे नामजद नहीं, ये प्रकाश में आए हैं। और गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में श्यामू वाजपेयी घायल भी हुआ। ये कार्य प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर और उनके अन्य साथियों द्वारा किया गया है। थाना चौबेपुर जी।
हाँ, इसका आपराधिक इतिहास पूर्व में अमर दुबे का भी कोई पता किया जा रहा है। जगह से जैसे ही सूचना मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब चीज़ें ख़त्म हो जाएं फिर उसके बाद से आगे आप इसमें प्रश्न। इसी क्रम में फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात निवासी ग्राम बिकरू, पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम काकूपुर, पुलिस स्टेशन शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर, हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स हरिनगर नहर पार, थाना खेरी पुल फरीदाबाद, तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खैरेश्वर निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है, तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन बदमाशों को पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हमारी पुलिस आएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ के लगभग सभी पुलिसकर्मियों को स्थानीय चौबेपुर के हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त बीती रात गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे थाने तथा बिसरक थाने में भी क्रैकडाउन हुआ है, जहां इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार किए गए हैं। और बुलंदशहर में भी सियाना थाने के अंतर्गत इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कल भी प्रेस के साथ शेयर किया था कि कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी से लेकर 15 जून तक के जो आपराधिक आंकड़े हैं, अगर हम उसको कंपैरिजन करें वर्ष 2020, 2019 और 2018 का, तो 19 के तुलना में इस वर्ष डकैती के केसेस में 37.74% की कमी आई है
लूट के केसेस में 44.17% की कमी आई है। हत्या के मामलों में 7.91% की कमी आई है। फिरौती अपहरण के केसेस में 41% की कमी आई है। दहेज हत्या के केसेस में 6.34% की कमी आई है। बलात्कार के केसेस में 25.41% की कमी आई है। महिला संबंधी अपराध जो कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता है, उनके भी विभिन्न हेड्स में दहेज हत्या और बलात्कार के केस मैंने आपसे पहले बता दिए। शील भंग के जो केसेस हैं उसमें 14.72% की कमी आई है। महिला अपहरण के मामलों में 36.54 की कमी आई है। पारिवारिक महिला उत्पीड़न के केसेस में 21.97% की कमी आई है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के जो अभियोग हैं उनके हत्या के मामलों में भी 5.95% की कमी आई है। बलात्कार के केसेस में 0.94% की कमी आई है। कुल मिला के जो शासन की अपेक्षाएं हैं पुलिस विभाग से, उसमें पुलिस ने अपना कार्य बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और बढ़ चढ़ के किया है। पिछले 1-1.5 महीने में जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी हत्या के जो अभियोग हैं उसमें केवल ऐसे 18 अभियोग हैं जो कि अभी तक अनावरण हेतु शेष हैं। माह जून में हत्या के 232 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें से अनावरण किए गए 214, केवल 18 केसेस ऐसे हैं जो कि अनावरण हेतु शेष हैं। लूट के अभियोगों में 32 केसेस अभियोग पंजीकृत हुए माह जून में, जिसमें से केवल 11 अभियोग अनावरण हेतु शेष हैं। डकैती के 2 मुकदमे कायम हुए थे, दोनों केस वर्कआउट हैं। मुझे आपसे यही बातें शेयर करनी थी। अगर कोई ऐसी बात होगी तो तत्समय आपको अवगत कराया जाएगा। सभी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय पुलिस और सभी यूनिट्स तथा प्रत्येक राज्य के पुलिस के साथ प्रॉपर समन्वय और सीमलेस इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है तात्कालिक रूप से समन्वय बना के कार्रवाई की जाती है। जी, अगर आप उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा, और अगर आपको पर्टिकुलर केस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो बताएं। ये चीज़ें विवेचना का विषय है। जो मैंने आपको बताना था इस पर्टिकुलर केस के बारे में बता दिया। ये सब चीज़ें अगर कोई आगे बात होगी तो आपसे शेयर करेंगे। AK-47 जो पुलिस से लूटी गई थी, 5 वेपन थे, 3 बरामद हो चुके हैं। माना जाए AK-47 या इंसान जो है कोई उसके पास अच्छा ऑटोमेटिक वेपन होगा। हमारी अब केवल 2 वेपन ऐसे हैं जो घटना में गायब हुई थी या लूटी गई थी, AK-47 और एक इंसास। उसके रिकवरी के प्रयास जारी हैं। 3 अन्य जो पिस्टल गायब थी, वो एक पिस्टल उसी दिन मुठभेड़ के तत्काल बाद एक जो बदमाश मारा गया था उससे प्राप्त हो गया था। 2 आज हमारी रिकवर हो गए।
कमी है। आज तक और इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था, उसमें चित्रकूट में 4 आदिवासी 6 महिलाएं हैं, वो हैरेसमेंट की जा रही है, रेप किया जा रहा है। वहाँ पे ये कल की घटना है। वहाँ पे कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी, डीएम सभी ने मौका मुआयना किया है और जब इसके बारे में रिपोर्ट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। राजनीतिक बातों पे कोई मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बताया कि अभी तक कहां तक पहुंची है तफ्तीश इस पूरे मामले में। फरीदाबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रभात जो कि खुद बिकरू गांव का ही रहने वाला है, अंकुर और श्रवण 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 पिस्टल और कारतूस यहां से बरामद हुए। इसके अलावा जहान यादव, शामू और शानू दुबे 3 और गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।